तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर बराबर, अगर पॉइंट चार्जेस में लिखें तो समेशन ओवर आई क्यू आई ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर माइनस आर आई वेक्टर, और यहाँ पे इसी का जो मैग्नीट्यूड है वो लिख करके उसका क्यूब। आपको याद होगा, अगर हमारे पास में चार्जेस मान लीजिए यहाँ कुछ चार्जेस हैं और कहीं पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, तो हम लोग अपना जहाँ भी ओरिजिन बनाए, जहाँ भी एक्सेस बनाए, इस वेक्टर को जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जहाँ उस वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर लिखते हैं। ये मान लीजिए पी पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इसमें जो चार्जेस हैं उसके वेक्टर को हम लोग, उसके पोजीशन वेक्टर को हम आर आई लिखते हैं। और अलग अलग आर आई का मतलब ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, और ये जो वेक्टर देख रहे हैं वो वास्तव में ये वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है आर माइनस आर आई। ऐसा करके हम लोग इसका पूरा लिख सकते हैं। और अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में लिखना हो तो फिर ये जो है वो इंटीग्रेशन बन जाता है। कितने पे इंटीग्रेशन? जितने वॉल्यूम में वो चार्जेस हैं उतने वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन, उस वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन। किसका? चार्ज की जगह पर रो एट आर प्राइम, आर प्राइम का एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक छोटा वॉल्यूम बनाया हमने जिसको डी टॉप प्राइम लिखेंगे हम। इस आर प्राइम पे जो रो का वैल्यू है वो यहाँ लिखा चार्ज डेंसिटी, और इनटू डी टॉप प्राइम, ये इसकी जगह हो गया, और यहाँ पे आर माइनस आर प्राइम ऐसा हो गया, और फिर नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका फिर 3 पावर ऐसा। और कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉइंट चार्जेस हों या लाइन चार्जेस हों, सरफेस चार्जेस हों, कैसे भी हों, डिराक डेल्टा फंक्शन का इस्तेमाल करके ऐसे तो उसको लिखा ही जा सकता है। तो ये हमारा एक जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। अब एक वेक्टर ऑपरेशन है बहुत अच्छा, जिसको हम लोग कर्ल कहते हैं, CURL कर्ल। ये किसी वेक्टर का हम लोग लेते हैं, जैसे ई वेक्टर का मान लीजिए हम ले, कोई भी जनरल वेक्टर ई है, वेक्टर फील्ड है। ये फील्ड मतलब हर एक पॉइंट के लिए इस वेक्टर का अपना एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। तो इस तरह से स्पेस के पॉइंट्स के फंक्शन के रूप में ये है। ये इसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम वापस आएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए आप मान के चलिए कि ये कोई जनरल वेक्टर फील्ड है। तो हम लोग कर्ल ऑफ ई डिफाइन करते हैं और इसको ऐसा लिखते हैं। इसको जो लिखने का तरीका है वो ऐसा है, इस तरह का उल्टा डेल्टा जैसा उल्टा बना करके, और फिर उस वेक्टर का नाम ऐसा, और पढ़ते हैं इसको कर्ल ऑफ ई पढ़ते हैं, या डेल क्रॉस ई ऐसा भी पढ़ते हैं। और ये खुद एक वेक्टर है, ये जो चीज़ है ये खुद एक वेक्टर है, और ये मॉड मत सोचिएगा इसको। और ये जो वेक्टर है ये भी एक वेक्टर फील्ड है, क्योंकि हर पॉइंट पर ये जो फील्ड है इसका भी अपना एक वैल्यू है। ये जो कर्ल हम डिफाइन करने वाले हैं उसका भी एक वैल्यू आएगा हर एक स्पेस के पॉइंट पे अलग अलग। तो ये भी अपने आप में एक वेक्टर फील्ड है। तो ये भी एक वेक्टर है, और इसका क्या है, ये कैसे इसको डिफाइन करते हैं, इसके लिए हम एक एक डायरेक्शन में चल के इसके कंपोनेंट्स डिफाइन करेंगे, और तीनों कंपोनेंट्स अगर मिल गए तो फिर हम पूरा वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन जो इसका है वो ऐसा है, हम इसके z कंपोनेंट को डिफाइन करेंगे, z कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ ई। तो अगर किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना हमने सीख लिया, तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, y डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, z डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, और पूरा वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम। तो ये कैसे डिफाइन करते हैं? तो जो z डायरेक्शन है, z डायरेक्शन जो है, ये मान लीजिए z डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में, यानी यहाँ पे xy प्लेन के अंदर में हम एक लूप बनाते हैं। इस पॉइंट पे मान लीजिए, इस पॉइंट पर मुझे कर्ल ऑफ ई का z कंपोनेंट प्राप्त करना है, इस पॉइंट पे। उस पॉइंट को अंदर रखते हुए हम एक ऐसे लूप बनाएंगे, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड कर्व ऐसा बनाएंगे।
कहाँ? z एक्सिस के परपेंडिकुलर। जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए उसके परपेंडिकुलर प्लेन में एक लूप बनाइए, जिस पॉइंट पर चाहिए उस पॉइंट को अंदर रखते हुए और ऐसा लूप बनाइए। अब क्या करना, ये जो z एक्सिस है इधर से अगर हम देखें तो एंटी क्लॉकवाइज नजर आए, ऐसा इसके ऊपर में एरो लगा दीजिए और इससे जो ये एरिया इंक्लोज हुआ है इस एरिया को आप डेल्टा ए लिख लीजिए और इस एरिया का भी पॉजिटिव, इसको भी एक वेक्टर बना सकते हैं, वेक्टर एरिया, एरिया वेक्टर। और कैसा होगा, अगर इधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज लगता है तो ये जो एरिया है उस एरिया के करस्पॉन्डिंग जो एरिया वेक्टर बनाएंगे हम, वो ऐसा ऊपर की तरफ, ऊपर से देखने पे अगर एंटी क्लॉकवाइज नज़र आए तो वो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। तो ये इस एरिया के बारे में, और इसको छोटा करना है, हमें लिमिट लेना है, तो मन में रखिए कि ये बहुत छोटा सा एरिया है और बहुत छोटा सा लूप है। अब क्या करना है, अब करना ये है कि इस लूप पे, इस लाइन पर आपको ये कैलकुलेट करना है E डॉट डी एल। क्या हो गया, E तो हो गया जो हमारा वेक्टर फील्ड डिफाइंड है, वो वेक्टर फील्ड का वैल्यू। तो कहीं पर हमने यहाँ पर इस लूप पर एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पर कितना वो वेक्टर है उसका पता कर लिया E, और इसी एरो के डायरेक्शन में हम थोड़ा सा चलेंगे और उसको बोलेंगे, इस वेक्टर को हम बोलेंगे DL। और ऐसा E डॉट डी एल यहाँ करने के बाद यहाँ से यहाँ तक E डॉट डी एल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से DL लीजिए, फिर से DL लीजिए, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ इस DL का डॉट प्रोडक्ट करिए, फिर यहाँ पे DL लीजिए और इस DL के साथ में ये DL बना, यहाँ ये DL बना, यहाँ ये DL बना, ऐसा ये सब DL हैं। और हर जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग E है, तो हर जगह पे ये E डॉट डी एल, E डॉट डी एल, E डॉट डी एल करके उसको जोड़ दीजिए, अर्थात इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और यहाँ एक सर्कल बना दीजिए, ये बताने के लिए कि इंटीग्रेशन किस पर है, इस लूप पर है, क्लोज्ड कर्व पे। और ये जो चीज़ बन गई इसको भाग लगा दीजिए, किससे, इस एरिया के मैग्नीट्यूड से। ये जितना एरिया इनक्लोज हुआ है इस लूप के द्वारा उससे आप भाग लगा दीजिए। यहाँ वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये जो क्वांटिटी बनी इसका लिमिट लेना है एज दिस डेल्टा ए टेंड्स टू 0। जिस पॉइंट पर है वो पॉइंट भीतर रहना चाहिए, जिस पॉइंट पे मुझे ये कर्ल ऑफ ई में देख रहा हूँ वो पॉइंट भीतर रहना चाहिए और लूप को छोटा करना है उसको भीतर रखते हुए। तो इसका जो लिमिट है, इसका जो लिमिट है एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसको कहेंगे हम, ये है परिभाषा कर्ल ऑफ ई के z कंपोनेंट की। ऐसा किसी भी डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट लेना है तो उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में आप लूप बनाइए, उस पर उसका ये सर्कुलेशन कहते हैं, इस वेक्टर का सर्कुलेशन है इस लूप के ऊपर, ये लाइन इंटीग्रल करिए और लूप का जितना एरिया बना है उससे भाग लगाइए, वो चीज़ हो जाएगी। और एरो का ध्यान रखिएगा क्योंकि ई डॉट डी एल लेने में, डी एल में डायरेक्शन है, तो एरो का ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट चाहिए उधर से देखने पर ये एरो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। तो ऐसा करके उस डायरेक्शन का कंपोनेंट मिलेगा। तो ऐसा ही आप x का कंपोनेंट निकाल लीजिए, ऐसे ही आप y का कंपोनेंट, y डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लीजिए, x डायरेक्शन में निकाल लीजिए, z डायरेक्शन में निकाल लीजिए और ये पूरा वेक्टर बना लीजिए। तो ये है इसकी परिभाषा। और अगर हर बार इतना सारा सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब ऑपरेशन करना है, जब उसका वैल्यू निकालना है किसी परिस्थिति में, तो जो करस्पॉन्डिंग कार्टेशियन में, स्फेरिकल में कोऑर्डिनेट्स में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में उसके एक्सप्रेशंस होते हैं और वो एक्सप्रेशंस फिक्स्ड होते हैं, इसी से निकलते हैं वो एक्सप्रेशंस, लेकिन वो एक्सप्रेशंस वास्तव में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे हैं वो, हम कार्टेशियन में लिखेंगे, ज़रूरत जब पड़ेगी तो हम लोग स्फेरिकल और उसमें भी लिखेंगे, सिलेंड्रिकल में। और ऐसा है ये, आई कैप यहाँ, जे कैप यहाँ, के कैप यहाँ, फिर यहाँ पे डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड, और यहाँ पे उस वेक्टर फील्ड का एक्स कंपोनेंट,
y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। ये है हमारा कर्ल ऑफ E, ये है कर्ल ऑफ E। ये क्या है? ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है। और इसको फैला करके अगर लिखना हो तो जो अलजेब्रा में अपने डिटर्मिनेंट पढ़ा था उसी का इस्तेमाल करना है, उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले यहाँ से चलें, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। तो आई कैप के आगे लिखने के लिए इस कॉलम को, इस रो को आप छोड़ दें और ये जो 2/2 डिटर्मिनेंट बना है इसको लिखें। अलजेब्रा में हम लोग कहते हैं दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। यहाँ पे हम कहेंगे डेल डेल वाई, और इंटू तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ कैसा बोलेंगे? डेल डेल वाई ऑफ ई जेड, ऐसे लिखेंगे। जैसे वहाँ पर भी यहाँ अगर कुछ होता, एक्स होता लिखा होता, यहाँ वाई लिखा होता तो एक्स वाई लिखते, तो वैसे ही पहले ये लिखा उसके बाद ये लिखा, और माइनस इधर वाला डेल डेल जेड ऑफ ई वाई, ये इसी तरीके से उसका इसको लेकर जे कैप को लेकर के चलेंगे, के कैप को लेकर चलेंगे और ऐसे एक्सप्रेशन बनाएंगे। लेकिन अगर आपने एक लिख लिया है तो फिर साइक्लिक परम्यूटेशन कर लीजिए तो बाकी भी मिल जाते हैं। इसके अगला वाला जो है जे कैप वाला, वो क्या होने वाला है आप यहीं से लिख लीजिए। जे कैप यहाँ एक्स की जगह वाई, वाई की जगह जेड, जेड की जगह एक्स, तो ये बना डेल ई एक्स, जेड की जगह एक्स, वाई की जगह जेड, डेल जेड, माइनस डेल ई वाई की जगह जेड और जेड की जगह एक्स, तो ये बना। फिर इसी से इसको लिखिए के कैप, सेम स्टोरी, एक्स की जगह वाई तो डेल ई वाई बना, और यहाँ पे जेड की जगह एक्स तो डेल एक्स बना, और माइनस डेल ई जेड की जगह एक्स तो ई एक्स बना, और माइनस एक्स की जगह वाई तो वाई बना। ये है वो पूरा एक्सप्रेशन। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी वेक्टर फील्ड है, जो वेक्टर फील्ड है ये ई, वो एक वेक्टर फील्ड पता है, तो यानी ई आपको पता है एक्स वाई जेड पे, हर पॉइंट पे पता है, यानी ई एक्स पता है, वो भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। ई वाई पता है, वो भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। ई जेड पता है, वो भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। और तब ये जो फंक्शन है ई एक्स जो है वो एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, जेड का फंक्शन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप ई एक्स को जेड में डिफरेंशिएट कीजिए या ई एक्स को वाई में डिफरेंशिएट कीजिए। इस तरह से ये एक्सप्रेशंस बनते हैं। ये होकर के, और ये जो डेफिनेशन मैंने बताया इसी के बराबर हो जाता है। तो ये एक कर्ल का फंक्शन है। बहुत कुछ और इसके बारे में अलग से बता सकते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा स्किप करूँगा। लेकिन इस इक्वेशन को फिर से देखिए, इस इक्वेशन को जो डिफाइनिंग इक्वेशन है उसको फिर से देखिए। इसको एक बार को हम छोड़ लेते हैं। कैसा लिखेंगे इसको? इंटीग्रल ई डॉट डी एल, या तो देखिए छोटे लूप के लिए हैं हम, ये छोटे लूप के लिए डेफिनेशन है डेल्टा ए गोइंग टू 0 है ये, तो छोटा लूप करते जाएंगे, श्रिंक कराते जाएंगे, ये पॉइंट अंदर होना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ई का z कंपोनेंट और इनटू डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड। और देखिए इसको आप लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ई का z कंपोनेंट को मत लिखिए, पूरा लिखिए कर्ल ऑफ ई, और यहाँ पे डॉट डेल्टा ए का वेक्टर बना दीजिए। देखिए तो ये चीज़ यही है क्या? ये डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे, तो हम क्या करेंगे? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है और दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट लेके गुना कर देना है। तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। इस डेल्टा ए का हमने यहाँ मैग्नीट्यूड ले लिया और इस डायरेक्शन में डेल्टा ए वेक्टर के डायरेक्शन में, और डेल्टा ए वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा है? जेड डायरेक्शन है, यानी जेड डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लेके हम गुना कर देंगे तो हमें डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये देखिए जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट लेके हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर ये छोटा एरिया है, ये डेल्टा ए एरिया जो है वो छोटा एरिया है, तो हम ये मान सकते हैं ना कि इस इतनी दूर के अंदर में जो कर्ल ई का वैल्यू है वो फिक्स्ड है। तो हम इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ई डॉट, और ये जो एरिया है इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी ए।
ये जो एरिया है इसमें भी हम छोटे छोटे डीए बना रहे हैं और भी छोटे डीए बना रहे हैं, और ये सारे डीए को हमने मिला करके ये डेल्टा ए बनाया, एरिया बनाया। तो ये जो हमने डेल्टा ए वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, उसकी जगह ये सब जो छोटे छोटे हमारे डीए हैं, उनके जो डीए वेक्टर्स हैं उनको हमने ऐड करके ऐसे लिख सकते हैं। और इसको अगर मैं इस एरिया के ऊपर कांस्टेंट मान के चलूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ई और डॉट डीए, इसको अंदर घुसा देते हैं। अगर ये फिक्स्ड है, इतनी सी दूर के अंदर में ये नहीं बदल रहा है, तो इसको अंदर घुसा लेते हैं और ये इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ ई डॉट डीए हो जाता है। इस इक्वेशन को जो हम फिर से एक बार लिख लें, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ई डॉट डीए वेक्टर। तो अभी ये जो मैंने बातें की हैं ये सब इसको बहुत छोटा सा एरिया मान करके बातें की है, मगर मजे की बात ये है कि ये बड़ा भी लूप अगर आप लेंगे तो भी ये इक्वेशन सही होगा। ट्रू फॉर एनी क्लोज लूप। मैं इसको स्थापित नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो छोटे लूप के लिए डेफिनेशन से ये चीज़ निकल के आ रही है, थोड़ा सा गणित और करना है, थोड़ी सी ज्योमेट्री और करना है, और ये चीज़ सभी प्रकार के बड़े लूप के लिए भी लागू है। इसको कहते हैं हम स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स का थ्योरम कहते हैं इसको हम। तो अब इसको जरा समझ लें कि ये क्या हो गया। हमने कोई एक लूप लिया, किसी भी तरह का एक लूप लिया, क्लोज लूप, और उसके ऊपर एक एरो बना हुआ है, और अब हम कोई जेड एक्सिस वगैरह की बात नहीं कर रहे। इस लूप पर हम ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल करते 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 और सारे ई डॉट डी एल को जोड़ते जोड़ते हमने ये लेफ्ट हैंड साइड बनाया। हमने ये सब डी एल है यहाँ पे, और हर जगह पे जो ई वेक्टर है उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हुए और ई डॉट डी एल करते हुए हमने ये लेफ्ट हैंड साइड क्रिएट किया। हमने अंदर में कहाँ क्या है उसकी कोई चर्चा यहाँ नहीं की। ये सारा जो ऑपरेशन है, ये सारी जो प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया क्रियाकलाप जो है इस इंटीग्रेशन का, वो इसकी बाउंड्री पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। और राइट हैंड साइड को अगर देखिए तो ये पूरे सरफेस एरिया पे इंटीग्रेशन है। अब हम बाउंड्री नहीं देख रहे, अब हम इस एरिया को देख रहे। ये जो एरिया है उस लूप से जो एरिया इनक्लोज हुआ है उसको देख रहे हैं, और उसमें हर जगह पे इस एरिया में कोई एक पॉइंट लीजिए, यहाँ पे कर्ल ई का क्या वैल्यू है वो देखिए, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे एक डीए बनाइए, छोटा डीए बनाइए, और उस डीए का जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है वो देखिए, और कर्ल ऑफ ई यहाँ पे और ये डीए यहाँ पे, वो डॉट प्रोडक्ट लीजिए आप यहाँ पे, और ऐसा सब जगह कीजिए इस पूरे में, यहाँ 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 सबको आपस में ऐड करके ये इंटीग्रेशन बनाइए। यहाँ मैं बाउंड्री की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इंटीरियर जो एरिया सरफेस है इस लूप के द्वारा घेरा हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ मैं उस एरिया में से किसी हिस्से की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं केवल बाउंड्री पर कर रहा हूँ, ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल। तो ये जो है ये इस कर्व के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर इंटीग्रेशन है, और ये उसके द्वारा बंधे हुए सरफेस पे इंटीग्रेशन है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये स्टोक्स लॉ कहलाता है। बहुत सारे प्रश्न होंगे, इसका क्या मतलब है फिजिकली, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वगैरह वगैरह, वो थोड़ा अलग विषय रखेंगे। हम अब आते हैं कि अगर ये जो हमने सारा कर्ल की बात की है, ये ऑपरेशन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं उस पर अगर करें, ये जो वेक्टर फील्ड है, ये जो वेक्टर फील्ड है इसका कर्ल निकालें। हर पॉइंट पे ये अलग अलग इसका वैल्यू है, अलग अलग इसका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दिए हुए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। इसका कर्ल ऑफ ई निकालें तो क्या होगा, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है,
और वो है कर्ल ऑफ ई। अब ये ई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये ई जो लिख रहे हैं ये अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख रहे हैं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, कुछ रो का अपना फंक्शनल फॉर्म होगा, कैसा आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ चार्जेस हैं कहाँ नहीं है उसके अनुसार, और उसके अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वेक्टर फील्ड बनेगा। उसका कर ले रहे हैं, कर ले रहे हैं मतलब वो सब डिटर्मिनेंट वगैरह अगर एक्स वाई जेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब डेल डेल एक्स डेल डेल ई वाई वगैरह वगैरह करके हम कर रहे हैं, और उसका उत्तर आने वाला है 0। चाहे वो एक चार्ज के कारण, एक पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड हो, या 2 चार्जेस रखे हैं उनके कारण से फील्ड हो, या 25 चार्जेस रखे हैं उनके कारण से फील्ड हो, या एक लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण से फील्ड हो, या एक सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण से फील्ड हो, या एक वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण से फील्ड हो, कुछ पॉइंट चार्जेस हैं कुछ लाइन चार्जेस हैं वो मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर वो चार्जेस से क्रिएट हो रहा है और वो चार्जेस काफ़ी समय से रेस्ट में रखे हुए हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सिचुएशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल हमेशा ही 0 होता है। और ऐसे जो फील्ड होते हैं, ऐसे जो वेक्टर फील्ड होते हैं जिनका कर्ल हर जगह 0 मिल जाए, उसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड्स। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। और कंजर्वेटिव फील्ड अगर होता है तो एक और बहुत प्यारा सा स्केलर फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं। इस इक्वेशन को आप देखिए, स्टोक्स थ्योरम वाली इक्वेशन को देखिए, कर्ल ऑफ ई अगर हर जगह पर 0 हो तो ये राइट हैंड साइड हमेशा 0 होगा, और राइट हैंड साइड हमेशा 0 होगा तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 0 होगा। यानी कोई भी क्लोज्ड कर्व अगर बनाएंगे और उस पर ई डॉट डी एल करेंगे जहां ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो 0 आने वाला है। तो ये चीज़ इसमें से निकल करके आई, ये बताता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल ऑन एनी क्लोज्ड लूप, किसी भी क्लोज्ड कर्व पे आप करेंगे, दिस विल बी 0। याद रखिएगा ये इसके लिए कर रहे हैं जो चार्जेस ने एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना है उसके लिए हम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमेशा 0 होने वाली है। और इसके 0 होने का एक बहुत दूसरा भी उसका परिणाम है। ये मान लीजिए एक लूप है, ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B, और इस रास्ते पर एक और पॉइंट में लिख लेता हूँ कहीं C, ताकि पता रहे कि ये AC भी एक रास्ता है, और इधर से A से और इधर हो करके यहाँ पहुँचने वाला जो रास्ता है उसको मैं इस पॉइंट को, इसमें कहीं पॉइंट है मान लीजिए D, और ऐसे हमने एक क्लोज लूप बना लिया और इस लूप पे ये पूरा 0 है। तो क्या मतलब कि हम यहाँ से शुरू करें, A से होके C से B तक जाएं, पहले इंटीग्रेशन E डॉट डी एल किस पे, A C B पे, प्लस B D A, B से फिर D होते हुए A पर आए, E डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। ये 0 है, ये पूरा इंटीग्रेशन 0 है। इसको आप उधर ले लीजिए, तो A C B E डॉट डी एल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस, और नेगेटिव ऑफ दिस को लिख सकते हैं आप E डॉट डी एल ADB, ADB यानी ऐसे चलेंगे, ADB ऐसे चलेंगे, तो जो BDA है उसका नेगेटिव मुझे मिलेगा, हर जगह DL मेरा अपोजिट हो गया है, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या मतलब निकला कि A से B तक हम इस रास्ते से जाएं तो भी उतना ही E डॉट डी एल का इंटीग्रेशन, इस रास्ते से जाएं ADB करते हुए जाएं तो भी उतना ही इंटीग्रेशन। तो यानी ये जो इंटीग्रेशन है, आप ऐसे आए कि ऐसे गए, कि आप ऐसे गए, कि आप ऐसे गए, कि आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, किसी भी रास्ते से A से B तक जाइएगा उतना ही इंटीग्रेशन मिलेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ
एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ जाना है। हाँ, ए और बी के पॉइंट्स बदल दीजिएगा तब फिर ये इंटीग्रेशन बदलेगा। तो ये जो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल है, अब हम ऐसे लिख रहे हैं, ए टू बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स ए एंड बी। ये जो एंड पॉइंट्स है उन्हीं पर केवल डिपेंड कर रहा है। और ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर वो अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसा कुछ रखते हैं, तो इससे ये पता चलता है अगर ऐसा हो जाए तो ज़रूर एक स्केलर फंक्शन है। याद रखिए, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ई डॉट डी एल इज अ स्केलर क्वांटिटी और उसका ये वैल्यू है ये, तो ज़रूर एक स्केलर फंक्शन कोई एग्जिस्ट करता है। देयर एग्जिस्ट्स, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ स्केलर फंक्शन जिसको हम लिखेंगे v ऑफ एक्स वाई जेड। ये स्केलर फील्ड है, ये स्केलर फंक्शन है। सो दैट ये जो चीज है जो सिर्फ इस a पॉइंट पर और b पॉइंट पर डिपेंड करती है, दिस e डॉट डी एल इंटीग्रेशन a टू b इज इक्वल टू v एट b माइनस v एट a भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक नेगेटिव करके लिखेंगे आगे के ध्यान में रखते हुए। तो ये va माइनस वी बी, ये इस v का एक यहाँ वैल्यू है, यहाँ एक वैल्यू है v का, यहाँ एक वैल्यू है। यही वैल्यू डिसाइड करते हैं कि ये कितना होने वाला है, va माइनस वी बी। तो हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे अगले क्लास में, और इसको हम फिर से लिख लेते हैं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी। और ये जो v है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, v एट एक्स वाई जेड, यानी उस पॉइंट पर पोटेंशियल। और उस स्केलर फंक्शन पोटेंशियल से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस रिश्ते से रिलेट करते हैं। यहाँ से फिर हम आगे पोटेंशियल की बात अगले क्लास में करेंगे।